करेक्शन को स्टार्ट करते हुए सबसे पहली चीज और सबसे मेन बात जिस पे फोकस करना है वो आपने करना है वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब ने अपने साथ 1000 साल पहले, या आप ये कह सकते हैं कि जब इंग्लिश लैंग्वेज बनी, एट दैट टाइम वर्ब और सब्जेक्ट ने आपस में एक एग्रीमेंट किया। और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये तय किया कि सब्जेक्ट ने कहा कि अगर मैं सिंगुलर होऊंगा तो वर्ब ने कहा कि मैं भी सिंगुलर आऊंगी। सब्जेक्ट ने कहा कि अगर मैं प्लूरल होऊंगा तो वर्ब ने कहा कि मैं भी प्लूरल आऊंगी। तो अब इससे रिलेटेड आपकी करेक्शन आती है पेपर में। अब आपकी इससे रिलेटेड करेक्शन कैसे पेपर में आती है, हम वो वन बाय वन चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप हम सबसे पहले अगर बात करें तो आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगी, और वो ये है। आप इस एरर को क्या कहते हैं, कि जो सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट की एरर होती है, इसको आप कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट होता है यू गेट कंफ्यूज। आपको ये लगता है कि वहां कुछ आपको प्लूरल नजर आ रहा होता है और आप कहते हैं कि शायद ये सब्जेक्ट है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वर्ब जो है वो चूज कर लेते हैं, और वो गलत होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक जुमला है, जैसे ये देखें, मैं आपके सामने लिखती हूँ, योर चॉइस ऑफ फ्रेंड्स। योर चॉइस ऑफ फ्रेंड्स इज, या फिर आर नॉट गुड। अब ये जुमला मैंने आपके सामने लिखा, योर चॉइस ऑफ फ्रेंड्स इज और आर नॉट गुड। अब ये है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। आप ये देखें कि यहाँ पे ये जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, वो ये आपका सब्जेक्ट है, चॉइस। ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। ये जो ऑफ है ये तो आपका preposition है। और इसके बाद ये जो फ्रेंड्स आ रहा है ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, preposition का। एक बात आपने याद रखनी है कि preposition के बाद जो भी वर्ड आता है वो preposition का ऑब्जेक्ट होता है, उसको आप prepositional ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जो फ्रेंड्स है ये आपका preposition का ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप ये देखें कि सब्जेक्ट ने तो वर्ब के साथ एग्रीमेंट किया था। सब्जेक्ट ने कहा था कि वर्ब को कि तुमने मेरे अकॉर्डिंग आना है, तो आपकी सब्जेक्ट क्या है, इधर इधर चॉइस है। और चॉइस क्या है, वो सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इज आएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि ये जो फ्रेंड्स है ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग वो आर लगा देंगे। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि जो प्रेपोजिशन होती है ना, प्रेपोजिशन आपके जितने भी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और इससे रिलेटेड भी आपकी एक जो है वो करेक्शन आ जाती है। वो उसके बाद कोई नाउन दे देते हैं, उसके बाद कोई एडजेक्टिव दे देते हैं, और उस चीज को आपने चेंज करना होता है। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या चीज आती है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। आपने अपना जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को डिसाइड करना। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो इन्होंने आपस में क्या एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट ये हुआ था, सब्जेक्ट ने कहा वर्ब से कि अगर मैं सिंगुलर हूं तो आप भी सिंगुलर हैं। ठीक है। इसने कहा अगर मैं प्लूरल हूं तो आप भी क्या है, प्लूरल। ये इनका एग्रीमेंट है। एक तो सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज पे आप आ जाएं, वो ये है कि जैसे सम टाइम आपका इस तरह से जुमले आ जाते हैं। जैसे ये आपके किसी पेपर में, वन पेपर में इस तरह से करेक्शन में जुमला आया हुआ था, और वो ये था, द क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज आर गुड। ये जुमला आया हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि ये जुमला जो है ना ये ठीक है। ये क्यों ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे ये जो मैंगोज है ना, ये क्या है, ये हमारा प्लूरल है, इसलिए आर आ गया। लेकिन ये मैंगो जो है ये क्या है, ये मैंगो, ये ऑफ क्या है आपके पास, ये प्रेपोजिशन है। और ये मैंगो क्या है, ये इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपका जो एक सब्जेक्ट था वो क्या था, वो क्वालिटी थी। और क्वालिटी क्या है, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज नहीं आना था, सॉरी आर नहीं आना था, यहाँ पे इज आना था। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज गुड। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एक क्या है, ये एक उसका एग्रीमेंट है। ये एक चीज आपने अपने बात जो है वो बिठा लें। एक पहली, ये एक रूल नंबर 1 मैंने आपको करेक्शन का बताया। उसके बाद आ जाएं, मैं आपको रूल नंबर 2 बताती हूँ करेक्शन का। और वो क्या है, अगर हम रूल नंबर 2 की बात करें तो ये सारी चीजें आप नोट करते जाइएगा। ये आपको इंशाल्लाह पेपर में जो है वो हेल्प आउट करेंगे। आप ये देखें कि कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सम टाइम आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आता है
जिस सेंटेंस में एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। जस्ट वेट। सम टाइम ऐसा होता है कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उसके साथ कुछ वर्ड्स आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कुछ वर्ड्स आते हैं। और अब वो वर्ड्स कौन से हैं उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है एज वेल एज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये वर्ड्स आते हैं एज वेल एज। ये वर्ड्स आप नोट कर लीजिएगा, एज वेल एज। उसके बाद अगर हम देखें तो विद आ जाता है, विद, एज वेल एज। ठीक है। अब ये जो वर्ड्स हैं ये आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, उसके साथ इन्होंने ज्वाइन किया होता है। जब ये वर्ड्स उसके साथ ज्वाइन होके आते हैं ना, तो बच्चे को ये लगता है कि शायद हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, जो इन वर्ड्स के बाद वाला जो एक नाउन है वो हमारा सब्जेक्ट है। और यहाँ पे क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं वर्ब को। आपने एक बात याद रखनी है, और वो ये है कि ये जो वर्ड्स हैं मैं आपके सामने लिख रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एज वेल एज, ठीक है, उसके बाद विद, उसके बाद लाइक, लाइक, अनलाइक, ठीक है, उसके बाद बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, एंड नॉट, विद, फॉर, इन, ऑन, ऑफ, along with, including, excluding, in addition to। ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं आपके सामने, ये जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये वर्ड्स जब आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ एडिशनल आए हैं, बिसाइड, एक्सेप्ट, एंड नॉट, विद, लाइक, अनलाइक, बट, फॉर, इन, ऑन, ऑफ, अलोंग विद, ठीक है, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन। लेकिन इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तो ये वर्ड्स एज अ प्रपोजिशन यूज हुए हैं, ये वर्ड्स क्या यूज हुए हैं, ये एज अ प्रपोजिशन यूज हुए हैं, लेकिन इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो एज अ कंजंक्शन भी यूज होते हैं, जैसे लाइक जो है, लाइक, ये इनमें एक ऐसा वर्ड है। लाइक की अगर आप बात करें तो ये प्रपोजिशन के तौर पे भी यूज होता है किसी जुमले में, एज अ प्रपोजिशन के तौर पे भी यूज होता है, और इसके अलावा ये वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। ये किसके तौर पे भी यूज होता है, वर्ब के तौर पे भी। लेकिन आपने इसको तब देखना है जब सब्जेक्ट के साथ ये एडिशनल एज अ प्रपोजिशन के तौर पे यूज हुआ है। इसी तरह से अगर हम बात करें एंड नॉट, ये जो एंड नॉट का वर्ड है, ये भी एक ऐसा वर्ड है। अगर हम इसकी बात करें तो आपने एक और बात याद रखनी है, यहाँ आप ये नहीं कहेंगे कि एंड नॉट जो है वो और नहीं के सेंस में जा रहा है। एंड नॉट जो होता है ना, ये असल में के अलावा के सेंस में जाता है, बट वगैरह के सेंस में, एक्सेप्ट के सेंस में जा रहा होता है। तो ये जो लाइक वाला एक ऐसा वर्ड है इन सब में से जो एज अ प्रपोजिशन भी यूज होता है और एज अ वर्ब भी यूज होता है। बाकी ये जो सारे वर्ड्स हैं ये एज अ प्रपोजिशन ही आएंगे। और अगर ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज अ प्रपोजिशन के तौर पे ये वर्ड्स आए हैं, तो आपकी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब इससे रिलेटेड हम करेक्शंस देखते हैं जिस तरह से पेपर में आई हुई है। आप ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अ क्रिमिनल विद ऑल, अ क्रिमिनल विद ऑल हिज फ्रेंड्स वर अरेस्टेड। ये है एक आपके पास सेंटेंस। अब आप इस सेंटेंस को देखें, क्रिमिनल विद ऑल हिज फ्रेंड्स। आप इसको सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, वो आ क्रिमिनल है। ये चीज आपका सब्जेक्ट है। और अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये सिंगुलर है। ये सिंगुलर है तो ये जो विद ऑल है ये क्या है, ये विद ऑल। ये विद ऑल यहाँ पे प्रपोजिशन है। तो ये जो हिज फ्रेंड्स है ये क्या है, ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
तो आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट तो सिंगुलर है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इधर करेक्शन किस चीज की है? यहाँ पे ये जो वर आया हुआ था इसने वाज हो जाना। अ क्रिमिनल विद ऑल हिज फ्रेंड्स वाज अरेस्ट। गॉट माई पॉइंट? सेकंड रूल आपको याद, आपको समझ आई है? जी, प्लीज चैट बॉक्स में बताएं। ओके, चलिए। उसके बाद ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल एक और जुमला था, इस तरह से आ जाए, अली एंड नॉट यू। अली एंड नॉट यू, ठीक है, हैव वन द प्राइज। अब ये देखें, यहाँ पे आप में से अक्सर बच्चे कंफ्यूज होंगे। ये देखें, ये जो अली है एंड नॉट यू, एंड नॉट मैंने आपको क्या बताया, ये भी preposition है, ठीक है। यहाँ पे ये जो यू है, इसको देखते हुए फिर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा या हैव आएगा? लेकिन यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है? वो अली है। और अली क्या है? वो सिंगुलर है। एंड नॉट यू, यहाँ पे ये जो एंड नॉट है ये preposition है, और ये जो यू है ये इसका ऑब्जेक्ट है, इस preposition का ऑब्जेक्ट है। इसलिए यू के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब नहीं आएगी, वर्ब ने अली के अकॉर्डिंग आना है। अली के अकॉर्डिंग आना है तो ये हैव नहीं होगी, ये हैज होगी। गॉट माई पॉइंट? ये आपको सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, आपने ये बात याद रखनी है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो हमेशा, दो रूल्स हमने अब तक पढ़े। सबसे पहला रूल आपने ये पढ़ा कि वर्ब और सब्जेक्ट ने आपस में एग्रीमेंट किया, और ये एग्रीमेंट क्या हुआ कि सब्जेक्ट ने कहा कि इफ आई एम सिंगुलर यू विल बी सिंगुलर, इफ आई एम प्लूरल यू विल बी प्लूरल। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद अगर ये वाले preposition यूज करके उन्होंने दिए हैं जो मैंने आपको लिखवाए, कि जिसमें क्या है? एज वेल एज है, लाइक है, अनलाइक है, बट है, बिसाइड्स है, एक्सेप्ट है, एंड नॉट है, विद है, फॉर है, ठीक है, ऑन है, इन है, ऑफ है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, ठीक है। अगर ये वाले सारे के सारे आपके जो एक सब्जेक्ट है, आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ ये सारे वर्ड्स आए हैं, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है? वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है। ये सारे वर्ड्स एज अ preposition यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये preposition अगर यूज हुए हैं तो इनके बाद वाला जो आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा होगा, वो सब्जेक्ट नहीं होगा, वो बेसिकली preposition का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, समझ आ गई है इस बात की? रूल नंबर 1 की और 2 की आपको समझ आ गई है? ओके ओके। ओके ओके, चले। उसके बाद आ जाए रूल नंबर 3 पे। अब रूल नंबर 3 क्या है? सबसे पहले ना आपका, ये दो वर्ड्स मैं आपके सामने लिख रही हूँ, एक मैनी और दूसरा वर्ड है मैनिया। मैनी और मैनिया। एक बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो मैनी है, ये मैनी, ये क्या है? ये मैनी जो है, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये क्या है? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और ये जो मैनी आ है, ये आपका क्या है? ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मैनी क्या है? मैनी आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और मैनी आ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर ये वाला जो है मैनी, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ जो आपकी वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? वो भी प्लूरल आएगी। लेकिन यहाँ पे जो आपकी वर्ब है वो क्या आएगी? आपकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। क्यों सिंगुलर आएगी? क्योंकि ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब इस इससे रिलेटेड हम ये देखते हैं कि किस तरह से आपने इसको फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपके सामने एक जुमला लिखा, जैसे मैंने कहा, मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉय हैव लेफ्ट
द क्लास। मैनी अ बॉय हैव लेफ्ट द क्लास। मैंने आपको कहा कि जो मैनी है वो क्या है, वो मैनी आपका है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए थी, मैनी आ। ये देखें, तो यहाँ पे तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। दूसरा रूल आपने ये याद रखना है सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट का। और इसी तरह अगर मैं मैनी से बनाती, ठीक है, तो वो क्या आता, उसके बाद एक जो हमारा वर्ब है वो क्या आता, वो हमारा प्लूरल आता। अ, समझ आइए इस बात की कि अगर आपका रूल नंबर 3 ये है कि अगर आपका जो जुमला है उसमें क्या आया है, मैनी आ या मैनी, तो मैनी आ क्या है, मैनी आ आपका एक प्लूरल काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और जो मैनी है वो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन अपने साथ प्लूरल ही वर्ब लेता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। समझ आइए इस बात की। समझ आ गई इस बात की। भी सिंगुलर सिंगुलर लेगा और प्लूरल प्लूरल लेगा। ओके ओके, चलो। उसके बाद रूल नंबर 4 पे आ जाएं। ये रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 ये है कि सम टाइम आपके जुमले में एक चीज आती है और वो ये आता है कि मोर देन वन। दो चीजें हैं, एक मोर देन वन और दूसरा आता है मोर। ये दोनों चीजें आती हैं, मोर देन वन और दूसरा आ रहा है मोर। अगर तो मोर देन वन है तो मोर देन वन के बाद आपने ये बात याद रखनी है कि एक तो ये जो मोर देन वन है इसके बाद आपका, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या आ रहा होता है, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इट मीन्स क्या है कि आपकी जो वर्ब है वो भी क्या आएगी, वो भी सिंगुलर आएगी। लेकिन ये जो मोर है इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या आता है, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो फिर क्या आएगा, आपका जो वर्ब है वो भी क्या आएगी, वो भी प्लूरल आएगी। ऐसे ही है ना। अगर वो सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि इस तरह की कोई करेक्शन अगर आपके पास आ जाती है, जैसे, जस्ट वेट, देखें, मोर देन वन वार्स, ठीक है, हैज बीन फॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। आप ये देखें इसमें मिस्टेक कहाँ पे है, वेयर इज मिस्टेक, मोर देन वन। मोर देन वन के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि मोर देन वन के बाद आपका वेयर इज द मिस्टेक। नो मिस्टेक, भाई मिस्टेक तो है। देखें, मोर देन वन के बाद मैंने आपको ये कहा कि आपका मोर देन वन के बाद जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ पे ये जो वॉर्स है ये क्या है, ये तो सिंगुलर नहीं है, ये क्या है, ये तो प्लूरल है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या थी, वन वार आना था यहाँ पे। वार आना था, मोर देन वन वार हैज बीन फॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, समझ आइए। तो ये आपका था रूल नंबर 4 जो आपने याद रखना था। उसके बाद आ जाए रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 आपका ये है कि आपने एक बात ये याद रखनी है कि अगर आपका या बॉडी वन और बॉडी ये दोनों जिसके साथ भी लग जाएंगे, आपने उसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज करनी है।
सबसे पहले ये बात है, वन और बॉडी जिसके साथ भी लग जाए तो वर्ब का कौन सा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। अब वो कैसे, देखें, फॉर एग्जाम्पल, वन से रिलेटेड आप जितने भी नाउन या प्रोनाउन बना रहे हैं, आप प्रोनाउन बनाए वन से रिलेटेड, समवन, ठीक है। उसके बाद एनीवन, ठीक है। उसके बाद समबडी, एनीबडी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नो वन, नो बॉडी, उसके अलावा अगर हम बात करें तो एवरीवन, ठीक है। उसके अलावा ईदर, ये ईदर और नीदर का कॉन्सेप्ट तो मैं आपको आगे जाकर मजीद बता दूंगी, लेकिन फिर भी आप इधर ये देख लें, नन, ठीक है। और इसके अलावा एनी। आपने ये एक बात याद रखनी है कि जिसके साथ भी वन या बॉडी लग के आ जाए, उन सब के साथ जो आप वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, और इधर आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, इस वजह से ये कंफ्यूज नहीं होना कि जैसे ये नीदर का कॉन्सेप्ट है या नॉर का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको आगे मजीद बताऊंगी। लेकिन ये जो सम वन है, एनी वन है, सम बडी है, एनी बडी है, नो वन है, नो बडी है, एवरी वन, नन, एनी, ये सारे अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। चलें, गुड हो गया। अच्छा, अब ना एक जो आपको कंफ्यूजन है और वो है ईदर और नीदर की, यहाँ से करेक्शन भी लाजमी आती है। ये जो ईदर और नीदर की कंफ्यूजन है, ये आपने दूर करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ नीदर ऑफ दी टू बॉयज, नीदर ऑफ द टू बॉयज आर गुड प्लेयर। अब ये देखें कि ये जो मैंने कहा, नेदर ऑफ द टू बॉयज आर गुड प्लेयर, एक बात मैंने कहा, इसके साथ आपने जो वर्ब है वो सिंगुलर लगानी है, नीदर के साथ या इधर के साथ, ये दोनों के साथ। लेकिन आपने एक बात ये याद रखनी है, और वो ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आप दोनों में से ना दो लोग हैं, एक अली है और एक आयशा है। मैं कहती हूँ कि अली और आयशा, इन दोनों में से ना कोई भी अच्छा जो है वो एक खिलाड़ी नहीं है। इन दोनों में से कोई भी अच्छा जो है ना वो प्लेयर नहीं है। आपने ये बात नहीं देखनी कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं। इनपुट में बेशक मैंने दो लोग डाले हैं, लेकिन आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है कि दोनों में से एक भी अच्छा नहीं है। मतलब एक की मैंने बात करनी थी ना, मैंने कहा एक भी अच्छा नहीं है। तो आपने इनपुट आप जितना मर्जी, मतलब उसमें दो लोग लेके आ रहे हैं, तीन लोग लेके आ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप एंड पे बात किसकी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं दोनों में से एक भी अच्छा नहीं है। तो नीदर ऑफ द टू बॉयज, इधर मतलब दोनों में से कोई एक भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। एक तो ये बात। दूसरी बात ये आपने याद रखनी है, सम टाइम आपके करेक्शन के रूल में वो आपको इस तरह से भी घुमाता है कि अगर दो लोगों के दरमियान में आपको चॉइस दी हुई है ना, अगर आपको चॉइस दो बिटवीन टू पीपल है, तो फिर तो आप नीदर या ईदर का यूज करें। अगर तो उसने मतलब वो हाँ के सेंस में गया है या ना के सेंस में गया है, तो नीदर और ईदर की चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर वो दो से ज्यादा में चला जाता है, बिटवीन थ्री की बात करता है, बिटवीन फोर की बात करता है, बिटवीन फाइव की बात करता है, तो आपने क्या करना है, आपने फिर नीदर और ईदर का यूज नहीं करना, फिर आपने नन का यूज करना है। ये बात आपको समझ आई है? दो की चॉइस है तो आप इधर और नीदर में से किसी का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप की चॉइस जो है वो मोर देन टू है, तो फिर आप इधर और नीदर की नहीं करेंगे, फिर आप नन का यूज करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके बाद एक और बात आपने याद रखनी है इधर और नीदर को लेके, और ये बहुत ज्यादा जो है वो एग्जाम्पल आपकी इसकी करेक्शन जो है वो आती है, और एमपीटी में भी ये आ सकती है। और वो ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से समटाइम जुमला आता है, नीदर यू नॉर आई, ठीक है, नीदर यू नॉर आई आर गिल्टी। अब आप कहेंगे, जब आपके सामने ये जुमला आएगा ना, नीदर यू नॉर आई आर गिल्टी, तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक है, कि मतलब ये कि आप कहेंगे कि इसमें आई भी है और इसमें यू भी है, तो ये ठीक है।
लेकिन जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने क्या करना है, नीदर यू नॉर आई आर गिल्टी। जब आपके पास ये रूल नंबर 6, आप ये याद रखेंगे। आपने क्या करना है, इसमें दो सब्जेक्ट है, आपके पास ये भी सब्जेक्ट है और आपके पास ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। इसमें आपने करना क्या है, आपने देखना है कि जो वर्ब है, इसमें वर्ब क्या है, ये है। वर्ब के नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है, आपने ये देखना है कि वर्ब के करीब कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ पे वर्ब के करीब सब्जेक्ट है आई। तो अगर आपने जो वर्ब के नियरेस्ट होगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। तो आई के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आर नहीं आएगा, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम आएगा। जब आपके पास नीदर यू नॉर आई, यानी कि नीदर और नॉर या ईदर और इनके दरमियान दो सब्जेक्ट आ जाएं, एक सब्जेक्ट आफ्टर नीदर और एक सब्जेक्ट आफ्टर नॉर, ठीक है, या फिर एक सब्जेक्ट आफ्टर ईदर और एक सब्जेक्ट आफ्टर और, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी वर्ब जो है वो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब तरीन है। और यहाँ पे वर्ब के करीब तरीन क्या था, आई था, तो आई के साथ आपको पता है कि आर नहीं आता, आई के साथ एम आता है, इसीलिए हमने एम लगा दिया। ये बात समझ आई है आप सबको? जी, बाकी सब? जी, रिपीट क्या करना है? आयशा, आप क्या पूछ रही हैं? क्या रिपीट करना है? थैंक यू शहजाद, क्या रिपीट करना है भाई? रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी तो मैंने आपको यही कहा है कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी रूल्स आते हैं, इनको आप रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। इनको आप जो है वो उसका रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या था? लास्ट रूल मैंने आपको यही बताया है कि जब आपके पास, ये आपके सामने मैंने लिखा है, मैंने कहा जब ईदर नीदर, ठीक है, इसके इस तरह के जो सेंटेंसेस, जैसे मैंने नीदर और नॉर लिखा है अभी, और जी जी, वन बॉडी वाला वो ये मैंने आपको बताया, मैंने कहा जितने भी वर्ड्स हैं जिनके साथ वन एंड बॉडी लग के आ जाता है, वो सारे अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे क्योंकि वो सारे सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। समबडी की बात कर लें आप, उसके बाद आप वो एनीबडी की बात कर लें, नो बडी की बात कर लें, एनी की बात कर लें, वो सारे क्या है, वो सिंगुलर हैं। अगर वो सिंगुलर हैं तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंपल। मैम प्लीज नन मोर देन टू एग्जाम्पल के साथ समझ। जी जी, मैं समझाती हूँ, जस्ट वेट फॉर मिनट्स। देखिए, अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो यू शुड बी ऑन टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से जुमला आता है, इधर इधर टीचर्स और दी प्रिंसिपल ऑलवेज कम्स लेट। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें कोई मिस्टेक है? इज देयर एनी मिस्टेक? इधर टीचर्स और द प्रिंसिपल ऑलवेज कम्स लेट, यहाँ पे कोई मिस्टेक है? ये देखें, सबसे पहली बात, और वो ये कि आपने इधर टीचर्स, अब मैंने कहा कि आपने नियरेस्ट देखना है। अगर आप नियरेस्ट देखें तो ये जो वर्ब है इसके नियरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने, क्योंकि वो सिंगुलर था तो आपने सिंगुलर लगा दिया। ये मैंने आपको रूल अभी सिखाया था कि जब आपका इधर और नॉर और इन दोनों के दरमियान, आपने ये बात याद रखनी है। मैं इधर आपको आपके आसानी के लिए मजीद इसको कर देती हूँ, आप देखें, ये है इधर, ये आप लोग लिख लें। उसके बाद है सब्जेक्ट,
उसके बाद है और, उसके बाद है सब्जेक्ट और उसके बाद है वर्ब। एक तो ये। दूसरा इसी तरह से एक नीदर है, उसके बाद है सब्जेक्ट, उसके बाद है नॉर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। जब ये सिनेरियो आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है? जब ये सिनेरियो आपके पास आ जाए तो आपने ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो सब्जेक्ट है, आपने इसके नियरेस्ट जो होगा, जो सब्जेक्ट के नियरेस्ट, मतलब ये जो वर्ब है इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब लगा लेनी है। सेम इधर ये जो वर्ब है इसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी वर्ब लगा लेनी है। गॉट माय पॉइंट? नहीं सबीला, डोंट मतलब इस चीज को एक क्रैम नहीं करना कि अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। सम टाइम फिर इस तरह से भी आ जाता है कि दोनों सब्जेक्ट सेम आ जाते हैं और इधर और नॉर के करीब दोनों ही होते हैं, तो फिर व्हाट विल यू डू इन दैट केस? ये वाला जो एक आपने अब तक एक वो क्रैमिंग की हुई है ना कि अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट जो है वो हमने लगाना है, ये नहीं, आपने अपनी वर्ब के करीब सब्जेक्ट देखना है और जो आपके वर्ब के करीब सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी वो जो है वर्ब जो है उसको आपने उसको करेक्शन करनी है। ये जो सेकंड वाला रूल आप सबने अप्लाई किया होता है ना और इसको अपने माइंड में बिठाया हुआ है, इट्स नॉट करेक्ट। आपने अपनी वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब चेंज करनी है। उसके बाद अगला एक और रूल है और वो आपने ये याद रखना है, इससे रिलेटेड ये है आपका रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, इससे करेक्शन आपकी दो तरह से आ सकती है। एक तो इससे रिलेटेड आपकी करेक्शन ये आ सकती है जैसे नॉट ओनली और इसके साथ बट ऑल्सो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। एक बात आपने ये याद रखनी है कि अगर आपके जुमले में नॉट ओनली एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, नॉट ओनली क्या यूज हुआ है? कंजंक्शन। अगर ये आपके जुमले में एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है और इसके साथ एक और भी कंजंक्शन आना है, मतलब जुमला जो है उसकी डिमांड है कि इसके साथ कोई और भी कंजंक्शन आएगा, ठीक है, उस जुमले में, तो नॉट ओनली के साथ अगर तो उसने कोई और कंजंक्शन लगाया हुआ है तो वो गलत है। नॉट ओनली के साथ सिर्फ एक ही कंजंक्शन आता है और वो है बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ सिर्फ एक ही कंजंक्शन आता है और वो आता है बट ऑल्सो। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन दूसरी बात ये कि जिस तरह पीछे मैंने आपको इधर और बताया, नीदर और नॉर बताया, ये बात आपने क्लियर कर लेनी है। आपके जुमले में अगर करेक्शन आती है ना और करेक्शन में उसने लगाया हुआ है ईदर, ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि इसमें मिस्टेक ये है कि इसमें और नहीं उसने लगाया, तो ये मिस्टेक जरूरी नहीं है कि ये ही मिस्टेक हो। ये जो इधर है ये बात आप लिख लें, इधर जो होता है, इधर, अगर इसके साथ कोई और कंजंक्शन आएगा तो वो और आएगा। और जो नीदर है, अगर इसके साथ कोई और कंजंक्शन आएगा तो वो नॉर आएगा। मतलब ये कि इधर के साथ और के अलावा कोई और कंजंक्शन आ ही नहीं सकता और नीदर के साथ नॉर के अलावा कोई और कंजंक्शन आ ही नहीं सकता। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका जो एक जुमला है उसके अंदर ये दोनों आए ही तो वो जुमला ठीक होगा और ये दोनों इकट्ठे आए ही तो वो जुमला ठीक होगा। सम टाइम एक के साथ भी सेंटेंस ठीक होता है, लेकिन अगर कोई और कंजंक्शन की डिमांड है तो फिर वो इनमें से कोई आएगा। सेम इज द केस विद नॉट ओनली और बट आल्सो। नॉट ओनली के साथ अगर कोई कंजंक्शन आएगा तो वो बट आल्सो आएगा, बट आल्सो के अलावा कोई और आ ही नहीं सकता। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो नॉट ओनली है, सम टाइम इस तरह से भी आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि ये जो नॉट ओनली है इसके बाद एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद ये बट ऑल्सो होता है और बट ऑल्सो के बाद फिर आपका सब्जेक्ट होता है। नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट, बट ऑल्सो प्लस सब्जेक्ट। इन दैट केस आपने क्या करना है? इस केस में भी आपने यही करना है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके, जो आपकी वर्ब होती है उसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वर्ब लगाते हैं। समझ आइए इस बात की आप सबको? जी समझ आइए सबकी आपको? ओके। समझ आइए आप सबको प्लीज? ओके ओके। ओके ओके गुड। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल
एक मैं आपको जुमला लिखती हूँ। द कोर्स not only provides theoretical input but also practical training। इसमें मिस्टेक क्या है? वेयर इज द मिस्टेक? द कोर्स नॉट ओनली प्रोवाइड्स theoretical input but also practical training। इसमें मिस्टेक क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि आप ये देखें, ये जो नॉट ओनली है ये कंजंक्शन, ये पे आपकी ये वर्ब, ठीक है। उसके बाद आपका थ्योरेटिकल इनपुट बट आल्सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यहाँ पे ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये क्या है? ये नाउन है। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। तीसरा रूल इसी के अंदर मैं आपको ये जो एक नॉट ओनली बट आल्सो इधर नीदर, उसके बाद इधर और निदर और नॉर, इन्हीं के साथ मैं आपको ये पांचवा छठा रूल बता रही हूँ। एक और बात आपने याद रखनी है कि जो कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन, आपको पता है कि कंजंक्शन ये नॉट ओनली बट आल्सो इधर और नीदर नॉर ये सारे आपके कंजंक्शन। कंजंक्शन सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें, और इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे ज्यादा एक फेथफुल, आप जिसको कह सकते हैं सबसे ज्यादा लॉयल, जिस टॉपिक को कहते हैं वो कंजंक्शन है। अब आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि व्हाट डज इट मीन के लॉयल। लॉयल का मतलब ये है कि ये एक ऐसा है कंजंक्शन का टॉपिक, इक्वल कंपैरिजन ये मांगता है। इक्वल कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल, अगर आपका वर्ब जो है, इधर आप ये देखें कि नॉट ओनली के बाद, नॉट ओनली क्या है? ये कंजंक्शन है, और इसके बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है। तो बट आल्सो कहेगा कि मेरे बाद भी वर्ब आ, ये होता है इक्वल कंपैरिजन। समझ आइए। दूसरी बात आपने ये बात याद रखनी है, और वो ये है कि जैसे आपका जो ये नॉट ओनली और बट आल्सो है, ये एक और इक्वल कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। अब वो इक्वल कंपैरिजन क्या है? जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, आप बात करते हैं, गर्ल का कंपैरिजन करते हैं डॉग के साथ। आप गर्ल का कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? डॉग के। क्या लड़की का और डॉग का कोई आपस में कंपैरिजन है? आप लड़की का एक डॉग के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? ठीक है। अब लड़की का लड़के के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये इक्वल कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। दूसरा फिर इधर गलती क्या है? मैंने आपको कहा कि ये फेथफुल टॉपिक है, तो उस फेथफुल टॉपिक को अगर आप देखें तो इधर द कोर्स नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद वर्ब आई है, और उधर उसके बाद नाउन आया है। तो फिर आप इसको चेंज कैसे करेंगे? इसको आप फिर चेंज इस तरह से कर सकते हैं, अगर आप इसकी करेक्शन करें तो इसकी करेक्शन इस तरह से बनेगी। आप इसको इस तरह से चेंज करेंगे, द कोर्स not only, the course not only, लेकिन नॉट ओनली से पहले आप वर्ब ले आए, यहाँ पे आप लिखें द कोर्स प्रोवाइड्स, उसके बाद आप नॉट ओनली लिखें और उसके बाद लिखें थ्योरेटिकल इनपुट बट आल्सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब आप ये देखें ये ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया? यहाँ पे नॉट ओनली के बाद नाउन आया है, क्या? थ्योरेटिकल इनपुट, और बट आल्सो के बाद भी नाउन आ रहा है, और वो क्या है? वो प्रैक्टिकल इनपुट, ट्रेनिंग। समझ आइए इस बात की आप सबको? समझ आइए? ओके, सबको समझ आइए? सबको समझ आई है? प्लीज लीव अ मैसेज इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में बता दें, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भाई रिपीट ये है, रिपीट ये है, आपने तीन चीजें याद रखनी है, चार मैं दोबारा आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ, और वो ये है, आपने सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जो नीदर का वर्ड है, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा।
आपने एक बात ये याद रखनी है कि जो नीदर है, नीदर के साथ अगर कोई कंजंक्शन आएगा तो वो क्या आएगा, वो नॉर आएगा। नॉर के अलावा कोई और कंजंक्शन नहीं आ सकता, पहली बात। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जो ईदर है, ईदर के साथ अगर कोई कंजंक्शन आएगा तो वो और आएगा, और के अलावा कोई और नहीं आ सकता। तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि नॉट ओनली के साथ अगर कोई कंजंक्शन आएगा तो वो बट ऑल्सो आएगा। तीन बातें होगी। चौथी बात आपने ये याद रखनी है कि इन तीनों केसेस में जब आपके पास स्ट्रक्चर ये बन के आ जाए कि आपके पास सबसे पहले इनमें से कोई एक कंजंक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर दूसरा कंजंक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब है, तो आप क्या करेंगे? आपने अपनी वर्ब किसके अकॉर्डिंग चूज करनी होगी? आपने अपनी वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी वर्ब चूज करनी होगी। चौथी बात होगी। पांचवी बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो आपका कंजंक्शन है, कंजंक्शन का जो टॉपिक होता है, जो करेक्शन में रूल है, ये सबसे ज्यादा फेथफुल एक टॉपिक है। सबसे ज्यादा एक फेथफुल जो है वो चीज है। वो क्यों फेथफुल है? ये हमेशा इक्वल चीज लेता है, यानी कि अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब आया है तो इसका मतलब है कि बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आएगा। सेम इज द केस, नीदर के बाद अगर सब्जेक्ट है तो नॉर के बाद भी सब्जेक्ट आएगा। इसी तरह आपने इसके करेक्शन करते हुए ये बात का खास ख्याल रखना है। अगर ये आपको इस तरह की कोई करेक्शन आ जाती है तो आपने ये देखना है कि क्या मेरा जो एक कंजंक्शन है उसके बाद नाउन है तो दूसरे के बाद मैं वर्ब तो नहीं लगा रहा। आपने फिर दूसरे के बाद भी नाउन लेके आना है। तो जैसे ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी, और इधर आपने ये देखा कि द कोर्स नॉट ओनली प्रोवाइड्स। अब आपने ये देखा कि नॉट ओनली के बाद क्या था, वर्ब थी, लेकिन दूसरी साइड पे बट ऑल्सो के बाद नाउन था। तो आपने क्या करना था, आप दोनों के बाद नाउन ले आते, क्योंकि दोनों के बाद वर्ब्स लेके आना तो पॉसिबल नहीं था। तो आपने क्या किया, आपने किया द कोर्स प्रोवाइड्स। ठीक है। नॉट ओनली थ्योरेटिकल इनपुट, नॉट ओनली के बाद भी नाउन आ गया, बट आल्सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसके बाद भी नाउन आ गया। अब मुझे बताएं कि अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो फिर मैं आपको कैसे समझाऊं। अगर आता है तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर नहीं आता तो फिर मुझे क्या बताने की बेटा जरूरत है। अब आगे सबको समझ। ओके ओके, चलो। उसके बाद एक और चीज आपने याद रखनी है। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 आपने क्या याद रखना है? सम टाइम आपका इस तरह से होता है कि कोई दो चीजें होती हैं और वो दोनों चीजें मिल के एक सिंगुलर यूनिट बना रही होती हैं। दो चीजें होती हैं और वो दोनों मिलके सिंगुलर यूनिट बना रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉ है एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर। अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके एक सिंगुलर यूनिट बनाते हैं। अगर ये दोनों मिलके एक सिंगुलर यूनिट बना रहे हैं तो आपने ये बात याद रखनी है कि इनके साथ जो वर्ब है वो क्या आती है, वो सिंगुलर आती है। इनके साथ जो वर्ब आती है वो क्या आती है, वो सिंगुलर आती है। लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके सि, मतलब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं, जब दो यूनिट, दो चीजें मिलकर एक सिंगुलर, दो नाउन आप कह सकते हैं, उनको मिलाकर एक सिंगुलर यूनिट बनाते हैं, तो उसको उस सूरत में जो आपकी वर्ब है वो सिंगुलर आती है। ठीक है। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, इसी से रिलेटेड, इस करेक्शन के रूल से रिलेटेड आपने दूसरी बात ये याद रखनी है कि वो दोनों चीजें जो है ना वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो सके। ऐसा नहीं है कि उनका आपस में कोई लेना देना नहीं हो और आप कहें कि मतलब इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ एंड ऑर्डर दोनों जो है ये मिलके सिंगुलर बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ फायर एंड वाटर की, तो फायर एंड वाटर क्या सिंगुलर यूनिट बना सकते हैं? फायर एंड वाटर सिंगुलर यूनिट बना सकते हैं? आग को आप पानी से मिला सकते हैं? ब्रेड एंड बटर बना सकते हैं? तो
राइस एंड करी जो है वो बना सकते हैं। तो जब दो चीजें, दो सिंगुलर यूनिट जो हैं, जब दोनों यानी कि नाउन मिलकर एक सिंगुलर यूनिट बनाते हैं तो उनके साथ आपने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि वो सिंगुलर बनाए, मतलब वो दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो सके। जैसे फायर एंड वाटर का तो कोई आपस में जोड़ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बनाते हैं, राइस एंड करी बना सकते हैं। तो आपने इसके अकॉर्डिंग भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। समझ आइए इस बात की आपको? समझ आइए? ठीक है, गुड हो गया। अब तक आपने कितने रूल्स पढ़ लिए हैं? 8। 8 से ज्यादा हो गए हैं। चलें, अब आपने ना कल के लिए एक काम करना है, कल इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपने कल तक के लिए एक काम करना है। और वो काम ये है कि आपने पिछले जो 10 ईयर्स के पास्ट पेपर्स हैं ना, 10 ईयर्स के पास्ट पेपर, आपने उनके करेक्शन सॉल्व करनी है। पिछले 10 ईयर्स के जो पास्ट पेपर्स हैं, उनकी जो करेक्शन है उनको आपने सॉल्व करना। इट्स नॉट इनफ, वी विल कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम हियर। चलें, कुछ एक दो और पढ़ लेते हैं, अगर अभी आपको पास्ट पेपर्स के आपने किए हुए हैं। आप में से किस किस ने पास्ट पेपर के किए हुए हैं?